नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव साइंस बाय सतवीर सर में। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब तक इस कोरोना महामारी से बचे हुए हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को और आसपास के वातावरण में रहने वाले लोगों को भी आपने बचा रखा है। मित्रों, नियमित रूप से जब भी बाहर जाओ मास्क लगा करके तथा घर में आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करके धोते रहें। चलो मित्रों, अपन बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो हमने अभी तक पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने आमाशय तक कंप्लीट कर लिया और आमाशय के बाद में आज हमारा टॉपिक रहेगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में हम अपन अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। मित्रों, YouTube चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अभी तक आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा को पढ़ा। मुख गुहा में हमने दांत जीवा के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने ग्रसनी शुरू की थी। ग्रसनी को भली भांति हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने ग्रसिका शुरू की थी। ग्रसिका को भी हमने कंप्लीट किया। फिर हम आमाशय में आए और आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, आमाशय के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। पाचन तंत्र में हम आज पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। पाचन तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उम्मीद करता हूं जो भी कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया जा रहा है वो सबको समझ में आ रहा है। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखा करें क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको इतने छोटे प्लेटफॉर्म पर कोई उपलब्ध नहीं करवाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देखो उसके आप नोट्स बना करके देखो एक बार, और उस नोट्स को आप इस प्रकार से पढ़ो कि एक बार पढ़ने में, दो बार पढ़ने के साथ आपके माइंड में वो हूबहू छप जाए। दोबारा किसी भी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता न हो। तो मित्रों, छोटी आंत क्या होती है और छोटी आंत में जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है उसका अपन अध्ययन करते हैं। तो छोटी आंत जो होती है वो हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। यानी जो छोटी आंत होती है वो हमारे पाचन तंत्र का क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है छोटी आंत, क्योंकि यहां पर भोजन का लगभग पाचन हो जाता है। यहां पर भोजन का क्या हो जाता है? लगभग पाचन। यहां पर भोजन का लगभग पाचन हो जाता है। मित्रों, ये जो छोटी आंत होती है, मैंने आपको पढ़ाया था आमाशय के अंदर। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग तो होता है साथियों आमाशय कौन सा? जठरागम भाग। दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? फंडिस भाग। और तीसरा जो भाग होता है साथियों वो कौन सा होता है? जठर निर्गमी भाग होता है। कौन सा होता है? जठर निर्गमी भाग होता है। मित्रों, आमाशय कुछ इस प्रकार का शेप लिए हुआ होता है। हमने पढ़ा था आमाशय की संरचना।
तो ये वाला जो भाग होता है ये कौन सा होता है? जठर निर्गमी भाग होता है। कौन सा होता है? जठर निर्गमी भाग होता है, जिसे पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। मित्रों, इस भाग से क्या जुड़ी हुई होती है? यहां से छोटी आंत जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है? यहां से छोटी आंत जुड़ी होती है। तो अमाशय के किस भाग से? अमाशय के जठर निर्गमी भाग से किसका आरंभ होता है साथियों? अमाशय के जठर निर्गमी भाग से, जठर निर्गमी भाग से किसका आरंभ होता है? छोटी आंत शुरू होती है। क्या होती है? छोटी आंत शुरू होती है। इतनी बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें याद रखना है कि छोटी आंत का जो पाचन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। और मित्रों, छोटी आंत में क्या होता है? लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो छोटी आंत जो होती है वो अमाशय के जठर निर्गमी भाग से क्या होती है? शुरू होती है। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को एक बार शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कमी इस कंटेंट के अंदर नजर आए तो मित्रों उस कमी को कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर उन कमियों को मैं दूर करूं और आपको किसी भी प्रकार की कंटेंट की जो कमियां नजर आती है वो कोई भी कमी मैं आप रहने नहीं दूंगा। तो मित्रों, अपन बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो होती है वो अमाशय के जठर निर्गमी भाग से क्या होती है? शुरू होती है। अमाशय के कौन से भाग से? जठर निर्गमी भाग से क्या होती है? शुरू होती है। यदि अपन बात करें छोटी आंत की तो इसकी जो लंबाई होती है, सामान्यतः इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है प्यारे साथियों? वो होती है 7 मीटर। कितनी होती है? 7 मीटर। यानी लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? 20 से 21 फीट होती है। कितनी होती है? 20 से 21 फीट होती है। यहां तक सबको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी आपको नजर नहीं आएगी। मित्रों, यदि अपन बात करें इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 7 मीटर, या फिर लगभग कितनी होती है? 20 से 21 फीट होती है। अब यदि अपन बात करें तो छोटी आंत की जो गुहा होती है, छोटी आंत की जो गुहा होती है वो साथियों पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। किसकी बजाय? किसकी तुलना में? बड़ी आंत की तुलना में। बड़ी आंत की गुहा की तुलना में मित्रों, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो गुहा होती है वो पतली होती है। किसकी तुलना में? बड़ी आंत की तुलना में। यदि अपन बात करें इस प्रकार से, यदि हमारी छोटी आंत है मित्रों, इस प्रकार से हमारी छोटी आंत है और ये कहां जुड़ी होती है मित्रों? ये जुड़ी होती है बड़ी आंत से। कहां जुड़ी होती है? बड़ी आंत से जुड़ी होती है। याद रखना, ये वाला जो मध्य का भाग होता है इसका, ये कहलाती है, इसकी गुहा कहलाती है। और ये वाला जो भाग होता है छोटी आंत का, ये इसकी गुहा कहलाती है। तो मित्रों, इसकी जो गुहा होती है, इसका जो अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? पतला होता है। किसकी बजाय? बड़ी आंत की गुहा की बजाय। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है मित्रों। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो कहां होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। ये बात हमें याद रखनी है। और साथ ही साथ मित्रों यहाँ पर क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण होता है। सर्वाधिक क्या होता है प्यारे साथियों? अवशोषण होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। मित्रों, ये जो हमारा छोटी आंत जो होती है
इसके अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण होता है। इसलिए हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन सा होता है साथियों? कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। अब अपन बात करते हैं मित्रों, छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो यहां तक की थ्योरी का कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपन चलते हैं मित्रों, अब छोटी आंत की जो भाग होते हैं वो कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हमें देखना है सबसे पहला भाग, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग आता है, वो आता है साथियों ग्रहणी, यानी इसे कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। या साथियों इसे कहा जाता है पक्वास्य। क्या कहा जाता है? पक्वास्य। हमें याद रखना है ये। दूसरा जो प्रकार आता है इसका छोटी आंत का, दूसरा जो भाग आता है वो कौन सा आता है साथियों? अग्र क्षुधांत्र आता है। कौन सा आता है? अग्र क्षुधांत्र आता है। मित्रों इसे कहा जाता है जेजुनम। क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद में तीसरा जो इसका भाग आता है वो आता है क्षुधांतर। कौन सा आता है? क्षुधांतर आता है, जिसे क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। तो हमें याद क्या रखना है? छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, यानी इसे पक्वास्य भी कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? अग्र क्षुधांत्र कहते हैं, जिसे जेजुनम भी कहा जाता है। मित्रों तीसरा जो प्रकार आता है वो होता है इलियम, इसे क्या कहा जाता है? क्षुधांत्र भी कहा जाता है। हमें इन तीनों नामों को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कि ग्रहणी क्या होती है, ग्रहणी में किस प्रकार से पाचन होता है और ग्रहणी किस प्रकार से कार्य करती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्रहणी के बारे में, पक्वास्य के बारे में, यानी ड्यूडेनम के बारे में। तो मित्रों ग्रहणी जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। ग्रहणी जो होती है वो क्या होती है? मित्रों ग्रहणी जो होती है वो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है? छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। और जो किससे जुड़ा रहता है? यह आमाशय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? आमाशय से जुड़ा रहता है। इस बात को याद रखना है। किससे जुड़ा रहता है? आमाशय से जुड़ा रहता है। मैंने आपको आमाशय का एक छोटा सा डायग्राम बताया था। ये हमारा आमाशय होता है इस प्रकार से। तो मित्रों ये वाला जो भाग होता है छोटी आंत का, ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है साथियों? पक्वास्य होता है, यानी ग्रहणी कहलाती है। क्या होता है? ग्रहणी या फिर पक्वास्य, जिसे अपन कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। इस बात को हमें याद रखना है। ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, जो किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। मित्रों इस भाग के अंदर क्या होता है? एंजाइमों द्वारा, इस भाग के अंदर एंजाइमों द्वारा, किसके द्वारा? एंजाइमों द्वारा भोजन का रासायनिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है? रासायनिक पाचन होता है। किस भाग के अंदर? ड्यूडेनम भाग के अंदर। क्या होता है साथियों? एंजाइमों द्वारा भोजन का क्या होता है? रासायनिक पाचन होता है। हमें इस बात को याद रखना है, भली भांति से इस बात को याद रखना है कि जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है इस भाग के अंदर भोजन का रासायनिक पाचन होता है एंजाइमों द्वारा। हमें इस बात को याद रखना है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो आमाशय होता है, ये जो आमाशय होता है, इस बात, ये जो आमाशय होता है ये इस प्रकार से होता है
मित्रों यहां पर क्या होता है, हमारा लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होता है, क्या होता है, यहां पर लीवर होता है, और यहां पर होती है पित्ताशय, क्या होता है, यहां पर पित्ताशय होता है। मित्रों यहां होता है यकृत, क्या होता है यहां पर, सॉरी यहां पर क्या होता है, अग्नाशय होता है, यहां पर क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय से साथियों क्या निकलती है, अग्नाशय वाहिनी निकलती है, और पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्त वाहिनी निकलती है। मित्रों अग्नाशय से क्या निकलती है, अग्नाशय से निकलती है अग्नाशय वाहिनी, क्या निकलती है, अग्नाशय वाहिनी निकलती है, और पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्त वाहिनी निकलती है, क्या निकलती है, पित्त वाहिनी निकलती है। इस बात को हमें याद रखना, ये दोनों वाहिनी मिलकर के एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करती है, और ये सामान्य वाहिनी साथियों कहां पर खुलती है, छोटी आंत के अंदर, किसमें मित्रों, छोटी आंत के अंदर खुलती है, छोटी आंत के अंदर खुलती है। छोटी आंत की किस वाले भाग के अंदर, ग्रैनी वाले भाग के अंदर खुलती है, किस भाग के अंदर, ग्रैनी वाले भाग के अंदर खुलती है, क्या, ग्रैनी वाले भाग के अंदर खुलती है। अब क्या होता है, इस पित्ताशय से मित्रों क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। ये पित्त रस जो होता है साथियों, ये क्या काम करता है, जैसे ही भोजन पित्त रस के संपर्क में आता है तो भोजन कैसा हो जाता है मित्रों, क्षारीय हो जाता है। यानी अमाशय के अंदर अभी तक जो भोजन था वो कैसा था, अमाशय के अंदर कैसा भोजन था, अम्लीय भोजन था। जैसे ही ये छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है तो इस अम्लता को मित्रों नष्ट कर देता है, और पित्त रस जो होता है वो भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय माध्यम प्रदान कर देता है, क्या कर देता है, क्षारीय माध्यम प्रदान कर देता है। एक बात हमें और याद रखनी है, वो कौन सी साथियों, जैसे ही अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशय रस निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशयी रस जो निकलते हैं मित्रों, ये अग्नाशयी रस जो निकलते हैं, इन अग्नाशयी रसों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो पित्त रस होता है इन एंजाइमों को क्या कर देता है प्यारे साथियों, सक्रिय कर देता है, क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। ये बात हमें याद रखनी है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, एक बार देखना। छोटी आंत जो होती है उसका जो पहला भाग होता है वो होता है ग्रहणी, कौन सा होता है, ग्रहणी होता है, जिसे ड्यूडेनम या फिर पक्वाशय कहते हैं। मित्रों इस ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसे देखना है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या है साथियों, ग्रहणी है, अमाशय से जुड़ा रहता है। किस किससे जुड़ा रहता है मित्रों, ये ग्रहणी वाला भाग जो होता है वो अमाशय से जुड़ा रहता है। मित्रों यहां पर एंजाइमों द्वारा भोजन का रासायनिक पाचन होता है, यानी एंजाइमों द्वारा भोजन का रासायनिक पाचन करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, ग्रहणी वाला पोर्शन निभाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो पित्ताशय से क्या निकलती है मित्रों, पित्त वाहिनी निकलती है, याद रखना, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है, और अग्नाशय से क्या निकलती है, अग्नाशी वाहिनी निकलती है। मित्रों पित्त वाहिनी से किसका स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है, और अग्नाशी वाहिनी से मित्रों अग्नाशी रस का स्राव होता है। अब जैसे ही भोजन क्या होता है मित्रों, इस पित्त रस के संपर्क में आता है तो भोजन क्या हो जाता है, क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है। भोजन जो होता है उसका जो माध्यम होता है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो छोटी आंत के अंदर भोजन का जो माध्यम है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, अम्लता उसकी नष्ट हो जाती है, और कैसा माध्यम हो जाता है, क्षारीय माध्यम हो जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो पित्त रस जो होता है वो भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है, इस अग्नाशी वाहिनी से अग्नाशी रस निकलता है। इस अग्नाशी रस में मित्रों कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइमों को क्या कर देता है, पित्त रस अब सक्रिय कर देता है। ये बात हमें याद रखनी है। तो अग्नाशी वाहिनी से जो अग्नाशी रस निकलता है उसके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइमों को कार्य करने के लिए सक्रियता प्रदान करता है, कौन करता है, ये पित्त रस करता है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद यदि अपन बात करें तो मित्रों क्या होता है, अग्नाशय जो वाहिनी होती है इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं।
अग्नाशयी जो वाहिनी होती है उससे निकलने वाले जो एंजाइम है वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। मित्रों, अग्नाशयी जो वाहिनी होती है अग्नाशयी वाहिनी से स्रावित होने वाले एंजाइम, यानी जो अग्नाशयी रस होता है उससे स्रावित होने वाले जो एंजाइम है वो कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला, यानी हमें इस प्रकार से इसे याद रखना है, LAT यानी लात। कैसे याद रखना है? LAT यानी लात से हमें याद रखना है। L का मतलब हो जाता है प्यारे साथियों क्या? लाइपेज। क्या हो जाता है? लाइपेज। A से मतलब हो जाता है साथियों एमाइलेज। क्या हो जाता है? एमाइलेज। और T से मतलब हो जाता है इसका ट्रिप्सिन। क्या हो जाता है साथियों? ट्रिप्सिन। हमें इन तीनों को याद रखना है। अग्नाशयी जो रस होता है उस अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एंजाइम होता है लाइपेज, उसके बाद में एमाइलेज और उसके बाद में ट्रिप्सिन। इस बात को याद रखना है। अब मित्रों, ये पाचन में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लाइपेज को देखते हैं अपन। किसको देखते हैं? लाइपेज को देखते हैं। मित्रों, आमाशय से भोजन जैसे ही किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है? छोटी आंत के अंदर आता है। आमाशय से भोजन जैसे ही किसके अंदर आता है? छोटी आंत के अंदर आता है। तो मित्रों, यहां पर जो लाइपेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो वसा होती है, क्या होता है साथियों? वसा होती है। कौन सी वसा साथियों? इमल्सीकृत वसा जो होती है, इमल्सीकृत वसा जो होती है उस वसा को किस में बदल देता है? ये किस में बदल देता है? ये ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड के अंदर बदल देता है। अब हमें याद रखना है कि जो छोटी आंत होती है उसके अंदर मित्रों जो लाइपेज एंजाइम होता है ये क्या कार्य करता है? ये लाइपेज एंजाइम जो होता है ये इमल्सीकृत जो वसा होती है, इमल्सीकृत वसा को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लिसरीन और साथियों फैटी एसिड के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, यानी वसा का क्या कर देता है? पाचन कर देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इमल्सीकृत वसा क्या होती है? ये इमल्सीकृत वसा क्या होती है इसको अपन देखते हैं। तो मित्रों, इमल्सीकृत वसा क्या होती है उसका अपन देखते हैं, एक बार अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है? जैसे ही ग्रहणी के अंदर भोजन प्रवेश करता है, भोजन प्रवेश करता है, तो मित्रों पित्त रस से यह भोजन किसके संपर्क में आ जाता है? पित्त रस के संपर्क में आ जाता है। यहां पर याद रखना, हमें एक बात याद रखनी है, ग्रहणी में भोजन जैसे ही प्रवेश करता है तो मित्रों ये भोजन जो होता है वो किसके संपर्क में आता है? पित्त रस के संपर्क में आता है। अब मित्रों क्या होता है? पित्त रस जो होता है इसके अंदर कुछ लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ लवण पाए जाते हैं। और वो लवण कौन कौन से होते हैं? ये लवण होते हैं साथियों कौन कौन से होते हैं? सोडियम। कौन कौन से लवण होते हैं? सोडियम। जो लवण होता है वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और दूसरा जो होता है साथियों वो होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट दो प्रकार के लवण पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं मित्रों? पित्त रस के अंदर पाए जाते हैं। सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये क्या काम करते हैं मित्रों? दोनों जो पित्त लवण होते हैं ये क्या काम करते हैं? जो भी वसा, बड़ी वसा होती है, यानी वसा के बड़े जो अणु होते हैं ये दोनों क्या काम करते हैं? वसा के जो बड़े अणु होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वसा के छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देते हैं। वसा के छोटे अणुओं में बदल देते हैं। ये बात याद रखना
क्या होता है कि ग्रहणी के अंदर जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो भोजन संपर्क में आता है पित्त रस के संपर्क में आता है। पित्त रस में कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। सबसे पहला जो लवण सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होता है। ये दोनों लवण जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, वसा के जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में बदल देते हैं, वसा के छोटे अणुओं में बदल देते हैं। और यही क्या कहलाता है साथियों, पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है या फिर इमल्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। यानी यही होती है इमल्सीकृत वसा, यानी वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पायसीकरण या फिर इमल्सीकृत वसा कहलाती है। ये बात हमें याद रखनी है मित्रों। ये जो छोटे अणु होते हैं अब इन पर अटैक करता है कौन, लाइपेज काम करता है। क्या करता है, लाइपेज काम करता है। और इन वसा के छोटे अणुओं को अब लाइपेज ग्लिसरीन के अंदर, किसके अंदर, ग्लिसरीन तथा किसमें, ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो मित्रों लाइपेज इस प्रकार से कार्य करता है ग्रहणी के अंदर। लाइपेज जो काम करता है इस प्रकार से कार्य करता है। अगला जो हमारा एंजाइम आता है वो होता है साथियों कौन सा एंजाइम आता है मित्रों, दूसरा जो एंजाइम आता है वो आता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा, एमाइलेज एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम आता है वो कौन सा आता है, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट कैसी साथियों, स्टार्च यानी मान युक्त जो कार्बोहाइड्रेट होती है उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है साथियों, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये शर्करा के अंदर। और कैसी शर्करा साथियों, घुलनशील शर्करा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये तो था हमारा एमाइलेज। और तीसरा जो आता है साथियों वो कौन सा आता है, ट्रिप्सिन आता है। तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है, ट्रिप्सिन आता है। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है साथियों, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो कौन सा, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। मित्रों यह प्रोटीन तथा पेप्टोन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन तथा पेप्टोन का पाचन करता है। और मित्रों प्रोटीन तथा पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉलीपेप्टाइड्स। किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। यानी ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। और साथियों इस प्रोटीन पाचक एंजाइम द्वारा प्रोटीन तथा पेप्टोन को इसके सरल अणुओं में पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल के अंदर बदल दिया जाता है। तो मित्रों ये कुछ हमारे एंजाइम थे जो किसके अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं साथियों, अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। और इसके बाद यदि अपन बात करें अग्नाशय रस की, तो जो अग्नाशय रस होता है साथियों वो क्या होता है, अग्नाशय जो रस होता है वो अग्नाशय जो रस होता है रस जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है साथियों, 8.0 से लेकर 8.3 तक होता है। 8.0 से लेकर 8.3 तक होता है। ये बात हमें याद रखनी है मित्रों। यह एक पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। अग्नाशयी रस जो होता है उसका पीएच मान जो होता है 8.0 से लेकर 8.3 तक होता है। और मित्रों यह पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। इसके साथ साथ जो अग्नाशय होता है वो अग्नाशयी रस के अलावा साथियों कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है, कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है साथियों, तो कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम भी स्त्रावित करता है। अग्नाशय द्वारा
कौन सा स्रावित? अग्नाशय द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम भी स्रावित की जाती है, स्रावित किया जाता है, जो कि काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ये बात याद है, हमें रखनी है ये बात कि अग्नाशय द्वारा लाइपेज और साथियों कौन सा एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम स्रावित तो किए जाते हैं। इसके अलावा साथियों कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? कौन सा? एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित किया जाता है, जो क्या होता है, जो काइमोट्रिप्सिन जो होता है उसको ट्रिप्सिन में बदल देता है। ये था साथियों ग्रहणी वाला पोर्शन। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा जो प्रकार आता है, वो आता है साथियों कौन सा? अग्रछुदांतर। कौन सा आता है? अग्रछुदांतर आता है। दूसरा जो भाग आता है इसका, वो कौन सा आता है? अग्रछुदांतर। और अग्रछुदांतर जो होता है इसे कहा जाता है जेजुनम। क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है। मित्रों ये जेजुनम क्या होता है? यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहां पर भोजन का, यहां पर जो ग्रहणी द्वारा पाचित जो रस होता है उसका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। यहां पर ग्रहणी द्वारा पाचित रस का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और मित्रों इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अग्रछुदांतर वाले भाग में क्या होता है? अंगुलीनुमा। इस भाग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे आंत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइनल विली कहा जाता है। यह बात याद रखना है। ये जो विली जो होती है, इंटेस्टाइनल विली जो होती है या आंत्र रसांकुर जो होते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं तथा पाचन के लिए छोटी आंत का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। मैं रिपीट करता हूं, एक बार देखना। अग्रछुदांतर वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि छोटी आंत का मध्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? अग्रछुदांतर यानी जेजुनम कहलाता है। यहां पर ग्रहणी द्वारा जो पाचित रस होता है उसका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और मित्रों यहां पर क्या होता है कि अंगुलीनुमा कुछ उभार पाई जाती हैं। कौन से भाग के अंदर? इस जेजुनम भाग के अंदर। और उन उभारों को क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइनल विली कहा जाता है या फिर आंतर रसांकुर कहा जाता है। ये आंतर रसांकुर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? उस भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं उस पाचित रस के अंदर उनका क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। और मित्रों ये विली जो होती है ये रुधिर केशिकाओं के संपर्क में रहती है। किसके संपर्क में रहती है? रुधिर केशिकाओं के संपर्क में रहती है। किसके संपर्क में रहती है?
रुधिर केशिकाओं के संपर्क में रहती है। और साथियों ये रुधिर केशिकाएं क्या होती है कि जैसे ही पाचित रस का अवशोषण हुआ, जैसे ही पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ, तो ये जो रुधिर केशिकाएं होती है, ये उन पोषक तत्वों को ग्रहण करके रुधिर के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो ये अग्रछुदांत्र वाला भाग होता है, यहाँ पर साथियों क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। और इस अग्रछुदांत्र वाले भाग के अंदर जो विटामिन होते हैं साथियों, क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, उन विटामिन का क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता। किसके अंदर साथियों, अग्रछुदांत्र वाले भाग के अंदर किसका पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता। तो मित्रों विटामिन का पाचन नहीं होता। और साथ ही जो पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण जो होते हैं उनका भी पाचन नहीं होता। किसके अंदर, अग्रछुदांत्र वाले भाग के अंदर। हमें ये बात याद रखनी है, अग्रछुदांत्र वाला भाग होता है उसके अंदर विटामिन का पाचन नहीं होता है और पित्त लवण का पाचन नहीं होता है। तीसरा जो भाग आता है वो कौन सा आता है, क्षुदांत्र वाला भाग आता है, जिसे इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, क्षुदांत्र। तीसरा जो भाग आता है वो होता है साथियों कौन सा, क्षुदांत्र, जिसे इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। क्षुदांत्र के अंदर क्या होता है मित्रों कि छोटी आंत से अब भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत से जो भोजन, छोटी आंत का जो अग्रछुदांत्र वाला भाग होता है उससे भोजन किस में आता है, क्षुदांत्र वाले भाग के अंदर आता है। और मित्रों यहां पर किसका पाचन होता है, विटामिन तथा पित्त लवण का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, विटामिन तथा पित्त लवण का क्या होता है, पाचन होता है। ये बात हमें याद रखनी है, किसका पाचन होता है, विटामिन तथा पित्त लवण का क्या होता है, पाचन होता है। और क्षुदांत्र जो होता है साथियों, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। कौन सा भाग होता है, अंतिम भाग होता है छोटी आंत का। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद साथियों एक बात हमें और याद रखनी है कि जो छोटी आंत होती है उसकी अंदर क्या पाई जाती है, छोटी आंत पर क्या पाई जाती है मित्रों, छोटी आंत पर क्या पाई जाती है, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। और मित्रों इनसे, ब्रूनर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, आंतरीय रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है साथियों, आंतरीय रस स्रावित होता है। और मित्रों ये आंतरीय रस जो होता है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है, आंतरीय रस के अंदर जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है सबसे पहला वो कौन सा होता है साथियों, उसको देखते हैं अपन। सबसे पहला जो एंजाइम होता है आंतरीय रस के अंदर, आंतरीय रस में पाए जाने वाले एंजाइम, सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है साथियों, इरेप्सिन होता है। कौन सा होता है, इरेप्सिन होता है। और ये इरेप्सिन कैसा होता है साथियों, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है, प्रोटीन तथा पेप्टोन को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल में बदल देता है, ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है साथियों, सुक्रेज होता है। दूसरा कौन सा होता है, सुक्रेज होता है। और ये सुक्रेज जो होता है साथियों ये किसको, सुक्रोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। और साथियों किस में बदल देता है, फ्रुक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर बदल देता है। तीसरा जो एंजाइम पाया जाता है साथियों वो कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है साथियों लैक्टेज। कौन सा पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है। और जो लैक्टेज होता है साथियों ये क्या काम करता है, लैक्टोज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है साथियों, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है।
ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और मित्रों चौथा जो पाया जाता है इसके अंदर वो कौन सा पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है साथियों, लाइपेज पाया जाता है। और ये लाइपेज जो होता है साथियों ये वसा का उपापचय करता है और वसा को साथियों किस में कन्वर्ट करता है, ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देता है, फैटी एसिड के अंदर बदल देता है। ये बात हमें याद रखनी है। मित्रों क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के अंदर भ्रूण ग्रंथियां पाई जाती है और उन भ्रूण ग्रंथियों के द्वारा साथियों आंतरिक रस स्रावित किया जाता है। इस आंतरिक रस के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला एंजाइम पाया जाता है इरेप्सिन। इरेप्सिन होता है जो साथियों प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को एमिनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज पाया जाता है। सुक्रेज जो होता है साथियों ये सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। जो तीसरा जो होता है वो होता है लैक्टेज। लैक्टेज साथियों लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टेज में कन्वर्ट कर देता है। चौथा पाया जाता है लाइपेज। लाइपेज होता है साथियों वो वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड के अंदर बदलता है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में हमें देखना है जो आंतरिक रस होता है साथियों वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आंतरिक रस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है प्यारे साथियों, क्षारीय होती है। आंतरिक जो रस होता है, आंतरिक रस जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। और मित्रों एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिन में प्रतिदिन, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 2 लीटर, कितने लीटर साथियों, 2 लीटर, लगभग 2 लीटर क्या स्रावित किया जाता है लगभग 2 लीटर आंतरिक रस क्या किया जाता है साथियों, स्रावित किया जाता है। 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। क्या किया जाता है, 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित किया जाता है। इतनी बात हमें याद रखनी है। मित्रों आंतरिक रस जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और मित्रों क्या होता है, क्षारीय होता है। जो कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस क्या करता है, स्रावित करता है। इस बात को हमें याद रखना है। तो मित्रों ये थी हमारी छोटी आंत। इसके बाद में बड़ी आंत और मलाशय बच जाता है। इसको अपन अभी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला जो हमारा पार्ट है वो है बड़ी आंत। क्या होता है साथियों, बड़ी आंत। बड़ी आंत देखो साथियों बड़ी आंत क्या होती है, भोजन जो होता है छोटी आंत से कहां आता है, बड़ी आंत के अंदर आता है। और बड़ी आंत क्या होती है मित्रों, इसकी जो लंबाई होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। यानी इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और मित्रों बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। और यदि अपन बात करें लगभग 5 से 6 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। लगभग 5 से 6 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या होते हैं, ये जीवाणु अपचित जो भोजन होता है, अपचित भोजन जो होता है इस भोजन का क्या करते हैं प्यारे साथियों, किण्वन करता है, किण्वन करते हैं। और किण्वन करके भोजन को क्या कर देते हैं, सरलीकृत करके साथियों पचाने का काम करते हैं। सरलीकृत करके पचाने का काम किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों, इन विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मित्रों बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर लंबाई की होती है। यानी लगभग 5 से 6 फीट इसकी लंबाई होती है। इस बड़ी आंत के अंदर विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या काम करते हैं, भोजन का किण्वन करके उसको सरलीकृत करके और पचाने का काम करते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें मित्रों, इसके बाद में यदि बात करें बड़ी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं।
बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। बड़ी आंत के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं साथियों। सबसे पहला जो भाग आता है वो कौन सा आता है? अंधनाल आता है, जिसे अपन सिक्कम कहते हैं। अंधनाल आता है। सबसे पहला जो भाग आता है इसका अंधनाल, या जिसे अंधांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधांत्र कहते हैं, या इसे कहा जाता है सिक्कम। क्या कहा जाता है? सिक्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कम कहा जाता है। मित्रों, इसके प्रथम भाग में क्या पाई जाती है? इसका जो प्रथम भाग होता है, यानी ये प्रथम भाग होता है किसका? बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है। और इस भाग के अंदर साथियों क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? 4 से 5 इंच लंबी क्या पाई जाती है साथियों? एक लंबी 4 से 5 इंच एक लंबा अंग निकला हुआ रहता है। अंग निकला हुआ रहता है। इस अंग को क्या कहा जाता है साथियों? परिसेशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिसेशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? परिसेशिका कहा जाता है। यानी कृमि रूपी का क्या कहा जाता है? कृमि रूपी परिसेशिका कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है साथियों अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। जो कि एक क्या है? अपेंडिक्स क्या है एक साथियों? मानव में क्या है? यह एक अवशेषी अंग है। मानव में क्या है? अवशेषी अंग है। क्या है मित्रों? अवशेषी अंग है। और मित्रों, यह मानव के अंदर किसी भी प्रकार के पाचन में मदद नहीं करती है। लेकिन खरगोश जो होता है, खरगोश जो होता है साथियों, खरगोश के अंदर सेल्यूलोज का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? सेल्यूलोज का पाचन करती है। मित्रों, ये जो सिक्किम होता है और ये अपेंडिक्स जो होती है, सिक्किम और अपेंडिक्स दोनों ही क्या है? अवशेषी अंग है। दोनों ही क्या है साथियों? अवशेषी अंग है। ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहला जो भाग होता है इसका वो कौन सा होता है? अंधनाल यानी अंधांत्र, जिसे अपन सिक्किम कहते हैं। और सिक्किम जो वाला भाग होता है ये प्रथम भाग कहलाता है किसका? बड़ी आंत का। इस भाग से साथियों 4 या 5 इंच लंबा एक अंग निकला रहता है, जिसे कृमि रूपी परिसेशिका या अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स मानव के अंदर एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। और मित्रों, खरगोश जो होता है इसके अंदर यह सेल्यूलोज का पाचन करता है। जितने भी घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उसके अंदर साथियों सेल्यूलोज का पाचन करती है। और यदि अपन बात करें अंधनाल यानी सिक्कम और अपेंडिक्स दोनों ही साथियों किसकी भूमिका में रहते हैं? एक अवशेषी अंग की भूमिका में रहते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें, ये जो अपेंडिक्स जो होती है साथियों, ये अपेंडिक्स जो होती है ये कहां पाई जाती है? छोटी आंत व बड़ी आंत की संधि स्थल पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बड़ी आंत की व छोटी आंत की संधि स्थल पर पाई जाती है। ये बातें हमें किसके अंदर ध्यान रखनी है? अंधनाल और सिक्कम के अंदर हमें ध्यान रखनी है। बड़ी आंत के अंदर ध्यान रखनी है। इसका जो दूसरा भाग आता है वो कौन सा आता है उसका अपन अध्ययन करते हैं। देखते हैं मित्रों, इसका जो दूसरा भाग आता है वो कौन सा होता है? दूसरा भाग जो होता है साथियों वो होता है कोलन, जिसे अपन क्या कहते हैं? वृद्धांत्र कहते हैं। वृद्धांत्र कहते हैं, यानी इसे क्या कहा जाता है? कोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलन कहा जाता है। मित्रों, कोलन जो होता है कोलन जो होता है वो यू आकार की संरचना है। और कैसा? मतलब उल्टा यू। कैसा यू मित्रों? उल्टा यू आकार की क्या है? संरचना है। इस बात को हमें याद रखना है। जो वृत्तांतर यानी कोलन जो होता है वो उल्टा यू आकार का क्या होता है? एक संरचना होती है। और मित्रों, यह 1.3 मीटर लंबा होता है। क्या होता है? 1.3 मीटर लंबी संरचना होती है। 1.3 मीटर लंबी क्या होती है? संरचना होती है। इसके 4 भाग होते हैं साथियों। कितने भाग होते हैं इसके? कितने भाग होते हैं इसके? 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है इसका वो कौन सा होता है साथियों? आरोही भाग। आरोही आरोही वृद्धांतर, जिसे अपन कहते हैं असेंडिंग
एसेंडिंग कॉलन कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? इसकी जो लंबाई होती है साथियों 15 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है। दूसरा जो भाग आता है इसका वो कौन सा आता है साथियों? दूसरा जो भाग आता है वो अनुप्रस्थ वृत्तांतर आता है। कौन सा आता है? अनुप्रस्थ वृत्तांतर आता है। और अनुप्रस्थ वृत्तांतर को क्या कहा जाता है मित्रों? ट्रांसवर्स कॉलन कहा जाता है। इस बात को हमें याद रखना है। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 50 सेंटीमीटर की होती है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर की होती है। इस बात को हमें याद रखना है। तीसरा जो आता है इसका जो प्रकार आता है साथियों वो कौन सा आता है? तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है अवरोही वृत्तांतर। कौन सा आता है साथियों? अवरोही वृत्तांतर। और अवरोही वृत्तांतर को अपन क्या कहते हैं साथियों? डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है डिसेंडिंग कॉलन की वो कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। लास्ट जो इसका चौथा जो भाग आता है मित्रों वृत्तांतर का वो कौन सा आता है साथियों? चौथा जो इसका भाग आता है वृत्तांतर का वो कौन सा आता है? सिग्माकार वृत्तांतर आता है। कौन सा आता है? सिग्माकार वृत्तांतर आता है। कौन सा आता है? सिग्माकार वृत्तांतर आता है, जिसे अपन क्या कहते हैं मित्रों? जिसे कहते हैं सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। मित्रों ये था हमारा बड़ी आंत, जिसके चारों जो भाग है उनके नाम याद रखना है। उसकी लंबाई याद हो तो ठीक है, वरना ये नाम जरूर हमें याद रखनी है। और वृत्तांतर जो होता है वो क्या काम करता है वो भी हमें याद रखना है। मित्रों जो बड़ी आंत जो होती है वो क्या काम करती है उसको हमें याद रखना है। तो बड़ी आंत जो होती है साथियों वो क्या काम करती है? खनिज लवणों का अवशोषण करती है। किसका? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। किसमें किसमें होता है साथियों? जो बड़ी आंत जो होती है साथियों वो क्या काम करती है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इस बात को हमें याद रखना है। बड़ी आंत जो होती है वो क्या काम करती है? जल व खनिज लवणों का क्या करती है? यहाँ पर अवशोषण का काम भी करती है। इस बात को हमें याद रखनी है। और मित्रों अंतिम जो भाग आता है वो आता है मलाशय। आहार नाल का अंतिम जो भाग होता है वो कौन सा होता है साथियों? मलाशय होता है। कौन सा होता है? मलाशय होता है। इसका याद रखना। आहार नाल का अंतिम भाग जो होता है वो कौन होता है साथियों? मलाशय होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई? 20 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। और मित्रों मलाशय का जो अंतिम भाग होता है, मलाशय का अंतिम भाग होता है, मलाशय का जो अंतिम भाग होता है वो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका अंतिम भाग जो होता है वो कितना लंबा होता है साथियों? 3 सेंटीमीटर लंबाई पर। 3 सेंटीमीटर अंतिम जो 3 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, मलाशय की अंतिम जो 3 सेंटीमीटर की लंबाई होती है मित्रों, वहां पर क्या होता है साथियों? उस भाग को क्या कहा जाता है? इस 3 सेंटीमीटर की जो लंबाई होती है इस भाग को क्या कहा जाता है? गुदा नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुदा नाल कहा जाता है। और ये गुदा नाल जो होती है साथियों, गुदा नाल जो होती है वो मल द्वार के रास्ते बाहर निकलती है। ये जो गुदा नाल होती है ये मल द्वार के रास्ते से बाहर खुलती है। गुदा नाल जो होती है वो मल द्वार के रास्ते बाहर खुलती है। और मल द्वार का मल द्वार जो होता है, मल द्वार पर आकर आहार नाल क्या हो जाती है मित्रों? समाप्त हो जाती है। और मित्रों इस मल द्वार पर आहार नाल क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इस बात को हमें याद रखना है। और मित्रों हमें याद रखना है मलाशय जो होता है, मलाशय का जो गुदा नाल होती है, इस गुदा नाल के अंदर मित्रों दो क्या पाई जाती है?
सवर्णी पेशियां पाई जाती है, 2 सवर्णी पेशियां पाई जाती है मित्रों। कौन कौन सी होती है? एक होता है साथियों बहिस्रावी, बहिस्रावी सवर्णी, और दूसरा जो होता है साथियों वो होता है अंतःस्रावी सवर्णी। ये क्या काम करती है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ये सवर्णी पेशियां जो होती है वो नियंत्रित करती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं मलाशय के अंदर, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है साथियों, उन प्रक्रिया को क्या करती है? ये नियंत्रित करती है। कौन करती है साथियों? ये सवर्णी पेशियां करती है। कौन कौन सी होती है सवर्णी पेशियां? बहिस्रावी सवर्णी और अंतःस्रावी सवर्णी, 2 प्रकार की पेशियां होती है। ये क्या काम करती है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को गुदा मल द्वारा बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या करती है साथियों? नियंत्रित करती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है। एक बार साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मित्रों YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। मित्रों यहां पर हमारा आहार नाल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में पाचन से संबंधित कुछ ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों का अपन अध्ययन करेंगे। मूल रूप से अपन पढ़ेंगे साथियों कौन सी? जो लाल ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में, जो हमारा यकृत होता है उसके बारे में, और साथियों अपन पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। ये 3 बच जाती है मित्रों। इन तीनों का अपन 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर हो सकता है कंप्लीट कर दें। 1 दिन के अंदर नहीं तो 2 दिन के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। तो मित्रों मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।